सपने वे नहीं हैं जो हमें नींद में देखते हैं। सपने वे नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के जीवन से सीखने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के लिए बलिदान कर दिया। जिन्होंने ना तो अपना शादी करी, ना अपना परिवार बढ़ाया, पूरा जीवन का एक-एक क्षण इस देश को समर्पित कर दिया। और वो शख्स हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके जीवन परिचय इस प्रकार है। पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उपनाम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते उन्हें। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम अशियम्मा था। वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे, 11वें राष्ट्रपति। 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक वो भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग के यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान देते समय ही उनका निधन हो गया था। उनके जीवन में कुछ व्यक्तियों का अहम किरदार रहा है, जिसमें उनके पिता जैनुलाब्दीन, माता अशियम्मा, बड़ी बहन जोहरा और उनके मित्र और जीजाजी अहमद जलालुद्दीन, ये लोग प्रमुख रहे हैं। उनका चचेरा भाई शमसुद्दीन, इन लोगों का उनके जीवन में प्रमुख योगदान रहा। उनके इस अनगिनत कार्य की वजह से उन्हें भारत सरकार से सन 1981 में पद्म भूषण मिला, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। तो ऐसे शख्स का जीवन परिचय खुद उन्होंने ही अपनी मेरी जीवन यात्रा के नाम से अपनी जीवनी लिखी है। वो जीवनी काफ़ी विस्तृत है, उन्हें हम अलग अलग पार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। उन्हीं के शब्दों में हम बात करते हैं। मेरे जीवन की यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण अनुभव हैं, जिन्हें मैंने अपने बचपन से अब तक संजोया है और अपने जीवन के 80 से अधिक वर्षों में मैंने प्राप्त किया है। जीवन के इन महत्वपूर्ण वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिसमें प्रमुख अनुभव है हमें अपने जीवन के विभिन्न स्तरों के सपनों से जुड़े रहना चाहिए तथा उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे, तो हमें जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अधिकतर लोगों जिनसे मेरी मुलाकात होती है, से मैं अक्सर कहता हूँ कि सपने वे नहीं हैं जो हमें नींद में देखते हैं। सपने वे नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इस पुस्तक को लिखने का विचार मुझे उस दिन आया जब मैं अपने बगीचे में टहल रहा था। अन्य दिनों की तरह ही मैं लगभग 100 बरस पुराने एक विशाल अर्जुन वृक्ष के नीचे खड़ा था तथा सिर उठाकर उस वृक्ष की शाखाओं को देख रहा था कि क्या इस पेड़ की शाखाओं में परिंदों ने नए घोंसले बनाए हैं या फिर मधुमक्खियों ने नए छत्ते बनाए हैं। यह वृक्ष दिल्ली शहर में था। उसी क्षण उस वृक्ष को देखते हुए मुझे अपने पिता की याद आ गई, जो मेरी तरह ही सुबह जल्दी उठ जाते थे तथा अपनी सुबह के कुछ घंटे प्रकृति के सानिध्य में गुजारते थे। वे नारियल के पेड़ों को निहारते रहते थे और उनका निरीक्षण करते रहते थे। इतना ही नहीं, वे अपने शहर के मुख्य मार्गों से पैदल ही घूमने निकल जाते थे और मुस्कुराते हुए घूमते। अब मैं अपने बचपन की यादों में खो गया जब मैं अपने पिताजी का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमने निकलता था। इसके बाद मैं अपने जीवन की यात्रा के बारे में सोचने लगा, उन मार्गों के बारे में सोचता रहा जिन पर मैं चला था। वे महत्वपूर्ण वस्तुएं जिन्हें मैंने
देख चुका था, वे घटनाएँ जिनका मैं हिस्सा रहा था। मैं सोचने लगा कि अपने इन अनुभवों को अपने तक सीमित रखूँ या फिर इन्हें अपने विभिन्न पाठकों तथा अपने परिवार के सदस्यों के बीच व्यक्त करूँ, जिनका विस्तार होता जा रहा है। जो बरगद के विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह दूर-दूर तक फैल चुके हैं, ठीक इस बरगद के वृक्ष के समान पोते, परपोते जिनकी शाखाएँ बढ़ती जा रही हैं। मैंने अब तक कई पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से कुछ पुस्तकों में अपने बचपन के अनुभवों का वर्णन किया है। जब मैंने अपने जीवन के बारे में पहली पुस्तक की रचना की थी, मुझे हैरानी होती थी, क्या किसी को भी इसमें कोई रुचि होगी? मेरी अन्य पुस्तकों की तरह मेरी जीवन यात्रा में मुख्य केंद्र कुछ छोटी तथा अनजान सी घटनाएं हैं थी जो मेरे जीवन में घटित हुई थी। अपने माता पिता से जुड़ी अनेक घटनाओं की व्याख्या मैंने इस पुस्तक में की है, क्योंकि जीवन के 82 वर्षों में आ, आज भी मुझ पर इसका प्रभाव है। मुझ में जो संस्कार व आचार नीति है, वे मेरे पिताजी तथा मेरी माँ द्वारा बड़े प्यार से मेरे अंदर सींची गई थी। उन्हें मेरे जीवन में कुछ गुण ढाले थे ताकि मैं उन अनुभवों को जान सकूं जो मेरे माता पिता ने जीवन की कमियों के दौरान महसूस किए थे। उन्होंने मुझे इन कमियों के बावजूद बेहतर जीवन जीने को प्रेरित किया था। इन संस्कारों के कारण ही मेरे जीवन में आज भी मजबूती विद्यमान है। जब मेरे पिता लोगों की सोच को समझने की बात करते थे या फिर जीवन की वे परेशानियां जो उन्होंने भाव शून्य में व्यवहार करते समय पाई थी, उनको मैंने अपने जीवन के मुश्किल पलों में संघर्ष करते हुए महसूस किया था। अपने माँ के अद्वितीय स्पर्श, बच्चों की प्रभावशाली देखभाल, बच्चों के प्रेम भाव से लालन पालन के संदर्भ में अपनी बहन जोहरा की चर्चा तथा उनके योगदान एवं उनकी सज्जनता का विस्तार विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ। इसी संदर्भ में अपने परामर्शदाता अहमद जलालुद्दीन के उच्च विचारों तथा विस्तृत सोच की चर्चा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। मेरे जीवन में भी कुछ असफलताएं तथा वे क्षण आए जब मुझे भारतीय वायुसेना की परीक्षा में सफलता नहीं मिली। इसके अलावा जीवन में घटित कुछ नकारात्मक प्रभाव का असर भी कुछ समय के लिए तो मुझे विचलित कर सका, लेकिन इन सब का प्रभाव तब समाप्त हो जाता है अगर व्यक्ति के मन में उच्च इच्छा शक्ति हो। अगर आप धैर्यवान होंगे तो आप ही सभी परेशानियों का अंत अपने आप हो सकेगा। हाल ही में मेरे एक मित्र प्रोफेसर अरुण तिवारी ने मुझसे एक अजीब सा प्रश्न पूछा, कलाम साहब, क्या आप अपने जीवन की अब तक की जिंदगी का सार एक वाक्य में बता सकते हैं? इस प्रश्न ने मुझे कुछ देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, अरुण, मेरी जिंदगी को इन कहावतों तथा शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बच्चे की जिंदगी को प्यार से भर देना, संघर्ष और संघर्ष, खारे आंसू, इसके बाद मीठे आंसू तथा अंत में सुंदर व पूर्ण चंद्रमा का आकाश में उदय होना। मैं आशा करता हूँ कि मेरे पाठकों इन कहानियों द्वारा अपने सपनों को समझ पाएंगे और उन्हें हमेशा जागृत रख पाएंगे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपनी मेरी जीवन यात्रा को कुछ भागों में बांटा गया है, तो हम एक एक भाग का एक एक बार में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उनके पिताजी की जो सुबह की यात्रा थी, मेरे पिताजी की सुबह की सैर, उसको हम आज के इस टॉपिक में शामिल कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन का दिन सुबह 4 बजे से पहले ही प्रारंभ हो जाता था। वे घर में सबसे पहले उठते थे। सुबह की रोशनी से पहले वे नमाज पढ़ लेते थे। उसके बाद वह सुबह नारियल के बगीचों में लंबी सैर पर निकल जाते थे। हम छोटे से शहर रामेश्वरम में रहते हैं, जो कि तमिलनाडु में एक छोटा सा द्वीप है। भारत के दक्षिणी तट पर स्थित होने के कारण यहाँ सुबह जल्दी हो जाती है और हमारा दिन सूर्योदय, सूर्यास्त तथा समुद्र की लहरों के साथ आगे बढ़ता जाता है। समुद्र की मधुर आवाज़ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। समुद्र में उठने वाले तूफान अक्सर मानसून के 3 महीनों में आते रहते हैं और हम इस उथल पुथल के आदी हो जाते हैं। हम अपने पुराने पैतृक
बड़े घर में रहते थे। 19वीं शताब्दी में यह चूना पत्थर और ईंटों से बनाया गया था। बेशक इस घर में आधुनिक ऐशो आराम के साधन न उपलब्ध हों, परंतु हमारा घर प्रेम भाव से परिपूर्ण था। मेरे पिताजी का नाव बनाने का कारोबार था। इसके अलावा घर से 4 किलोमीटर दूर हमारे नारियल के बाग थे। यह मेरे पिताजी का रोज का रास्ता था। उनके घूमने का एक निश्चित मार्ग था। वे उस मार्ग से भटकते नहीं थे। सबसे पहले वे मस्जिद वाली गली से निकलते जहाँ हमारा घर था। ये एक छोटी सी जगह थी जहाँ कुछ मुस्लिम परिवार रहते थे। यह इलाका शिव मंदिर के नज़दीक था, जिसके कारण हमारा शहर सदियों से जाना जाता है। उसके बाद वह तंग गलियों से मुख्य मार्ग पर निकलते हुए नारियल के बागवानों में घूमते हुए आखिरकार अपने खेतों में पहुंच जाते थे। आज मैं कल्पना करता हूँ कि इन शांत रास्तों से गुजरते हुए उनके दिमाग में सुबह निकलने से पहले ही सारे परिवार की विभिन्न ज़रूरतें मौजूद रहती होंगी। हमारा एक बड़ा परिवार था। मुझे अंदाजा है कि उनके दिमाग में भी इन ज़रूरतों के कारण दबाव बना रहता होगा। लेकिन सुबह के इन घंटों में मैं सोचता हूँ कि वे शांत समुद्र की आवाज़ को महसूस करते थे। इसी तरह से सूर्य के निकलने से पहले सुनाई देने वाली पक्षियों की चहचहाट सुनते थे। ये पंछी भी मेरे पिताजी की तरह सुबह सुबह दिन निकलने से पहले ही जाग जाते थे। मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं कमाई थी। हाँ, वे एक अच्छे इंसान ज़रूर थे। उनके व्यवहार में सज्जनता देखी जा सकती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारी मस्जिद एक केंद्र बिंदु थी। मेरे पिता से मुसीबत के समय हर कोई सलाह लेता था। लोगों का मानना था कि उनका संबंध खुदा से जुड़ा हुआ था। मुझे याद है कि मैं उनके साथ मस्जिद में नमाज के लिए जाता था। वे नहीं चाहते थे कि हम कभी भी इस नियम को तोड़ें और अपनी इस जिम्मेदारी से अलग हों। नमाज के बाद हम मुख्य मार्ग पर आते थे। लोगों का झुंड उनसे बात करने के लिए उत्सुक रहता था, ताकि वे अपनी समस्याओं को बांट सके। मुझे आज भी 50 वर्षों के बाद उनकी एक बात याद आती थी। जब कभी भी इंसान अपने को अकेला देखता है, तो वह निश्चित रूप से अपनी तकलीफों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। वह उनसे अपनी सहायता की उम्मीद करना शुरू कर देता है। कोई नई परेशानी या लंबी तकलीफ अपने साथ खास मदद लेकर भी आती है, तथा कोई मददगार आगे बढ़कर मदद के लिए आता है। मेरे पास जो लोग परेशानी या तकलीफ में आते हैं, मैं मददगार बनकर उनकी मदद के लिए आगे आता हूँ, ताकि नापाक ताकतों को दुआओं से दूर रखा जा सके। इसके बाद उन्होंने मुझे दुआ की ताकत के बारे में बताया, जो इंसान को प्रभावित करती रहती है, जो हमेशा गूंजती रहती है, जो मेरे वैज्ञानिक अनुसंधान में वर्षों से जुड़े रहने पर भी एक आश्चर्यजनक विषय था। उन्होंने कहा कि परेशानियों में बाहरी सहायता के लिए ऐसा अंतिम निर्णय नहीं हो सकता। हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर कुदरत द्वारा भय से भरा भाव होता है, तथा उसके साथ ही इस भय से मुकाबला करने की ताकत भी मौजूद होती है, जिससे भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जब जीवन में परेशानी आए, तो उससे होने वाले प्रभाव व दर्द को परखने की आवश्यकता है। इस दर्द के साथ ही अंतरावलोकन कहें या फिर आत्मरक्षण की शक्ति, जो उस परेशानी को दूर भगाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। हम सबके जीवन में दिव्य शक्ति विद्यमान होती है, जो हमें नकारात्मक क्षणों में दुख के पलों से उबरने की शक्ति देती है। अगर हम अपने मस्तिष्क को जागृत कर लें और उस शक्ति को उजागर कर लें, तो हमें सफलता जरूर मिल जाती है। हम उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी सीमाओं से बाहर आकर अपने दिमाग में बसी उस शक्ति को उभारना है। उससे हमें सुखी खुशी व शांति प्राप्त हो सकती है। मैं जब परेशानियों से घिरा होता हूँ, उस समय यह कल्पना मेरी हिम्मत बन जाती है। मैं 82 वर्ष का हो चुका हूँ। मैं पिताजी की तरह मेरा दिन भी सुबह की सैर के साथ ही आरंभ होता है। मैं हर सुबह सूर्य की नई महक को महसूस करता हूँ। सूर्य के उदय होने से पहले ही रोशनी को देखता हूँ, जो कि आकाश में सूरज के उगने से पहले फैल जाती है। इसी तरह से पंछियों की मीठी ध्वनि सुबह की ठंडी ठंडी हवा को महसूस करती है। मैं समझता हूँ कि सुबह के कीमती पल हमें प्रकृति के नज़दीक लेकर जाते हैं।
हर सुबह इन खूबियों के साथ मिलकर फिर अलग हो जाती है। प्रकृति द्वारा रोज यह एक नाटक रचाया गया होता है। मैं अपने को इन सबसे अलग नहीं रख सकता। इसका भरपूर आनंद लेता हूँ। अपने पिता की तरह मैं विभिन्न शहरों में अपने काम से जाता रहता हूँ। सुबह की ये सुंदरता, शांत भाव हर शहर में एक जैसा ही मिलता है। मैं किसी भी शहर में क्यों न हूँ, मैं वहाँ विशाल वृक्षों को ढूंढता हूँ जो जो वहाँ विद्यमान होते हैं, जिन पर विभिन्न पक्षी रोज सुबह नए उत्साह से चहचहाते हैं तथा ठंडी हवा के झोंकों पत्तों को हिलाते हैं। चाहे वो गर्म दिन हो, चाहे फिर हल्की हल्की ठिठुरन, मेरी सांस इस वातावरण के साथ घुल मिल जाती है। इस सांस को खुले वातावरण में महसूस करने से जो आनंद की अनुभूति होती है, वो सारे दिन की परेशानियों और फिक्र को दूर रखती है और दिन की नई सकारात्मक सोच सामने आती है। मैं कहीं भी चला जाऊँ, मेरी ज़िंदगी मुझे हमेशा मेरे पिता जेनुआ लाबुद्दीन के साथ जोड़े रहती है। मेरे दिमाग में उनकी छवि एक सरल आदमी की है, जो उम्र के इस पड़ाव पर नारियल के बगीचों में घूमता हुआ दिखाई देता है। मैं उन्हें देखकर कल्पना करता हूँ कि वे किस तरह से अपने पूरे दिन में 1 घंटा इन बगीचों की देखभाल में गुजारते हैं। जब मेरे पिताजी इन बगीचों में पहुँचते हैं, तो वहाँ के लोग उनका गर्मजोशी से मिलते हैं। वहाँ एक सुखद वातावरण बन जाता है। एक जगह कुछ देर के लिए चैन व लाबुद्दीन कहीं बैठ जाते हैं। एक आदमी नारियल के पेड़ पर चढ़ता है। वह अपने चाकू से लगभग आधे दर्जन नारियल काटता है। नारियल धम की आवाज़ से नीचे गिरते हैं। वह आदमी नीचे उतर कर आता है और उन नारियल को ठीक तरह से एक बंडल में बांधता है। तो अब 2 आदमी कुछ देर तक बातचीत करते हैं। अक्सर इन पेड़ों के बारे में बातें करते हैं। वे आकाश की तरफ नज़र उठाकर बारिश के बारे में बातें करते हैं और खाद तथा खेती धरती के बारे में बातें करते हैं। आखिरकार जैनुल व लाबुद्दीन अपने नारियल के बंडलों को उठाते हैं तथा अलविदा कहकर अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। वे रास्ते में कुछ नारियल अपने जान पहचान वालों को दे देते हैं, कुछ पड़ोसियों को दे देते हैं। बाकी के नारियलों को मेरी माँ को कड़ी और चटनी में डालने के लिए दे देते हैं। मेरे दिमाग में अभी भी वे पल जीवित हैं, जब मैं नीचे बैठकर अपने माँ के हाथों का बना हुआ और स्वादिष्ट भोजन खाता था। एक पत्तल मेरी माँ चटनी परोस कर देती थी, जिसका स्वाद आज भी मेरी स्मृति में से जुड़ा हुआ है। उस चटनी का स्वाद आज भी मैं नहीं भूलता हूँ। उस स्वाद को मैं आज भी महसूस करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे माता-पिता की यादें बसी हुई थी। उसमें उनकी कड़ी मेहनत और खुशबू की दुलार बसी हुई थी। तो दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो मेरी जीवन यात्रा है, उसका ये है। उन्होंने इसे 12 भागों में विभाजित किया है। उसका यह पहला भाग था, मेरे पिताजी की सुबह की सैर। आगे के और भाग हैं, जिसे हम अलग-अलग पार्ट में विभाजित करके सुनेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि सभी लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मेरी जीवन यात्रा से सीखने को और उनके गुण ग्रहण करने को मिल सके, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए दे दिया। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल जैसी मिसाइलें बनाकर मिसाइल मैन की उपाधि प्राप्त की। वे भारत रत्न रहे। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से देश को समर्पित कर दिया। ऐसी विभूति को सत-सत प्रमाण। उनकी मेरी जीवन यात्रा के एक भाग को अब यहीं हम समाप्त करेंगे। अगले भाग के लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।